नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। हम सब देख रहे हैं सावन आ गया है, रिमझिम बादल बरस रहे हैं, बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में बाढ़ के भी हालात हैं, लोग उजड़ भी रहे हैं और कुछ लोग इस बारिश का आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन इन सारे आनंदों के बीच देश इस समय जिस सबसे बड़े मुद्दे से जूझ रहा है वो मुद्दा है जाति का मुद्दा। जातिगत जनगणना का ढोल बजना लगभग शुरू हो गया है और साथ ही साथ सावन के महीने में चलने वाली कावड़ यात्रा में भी जाति और धर्म के नाम पर बहुत कुछ कहा और किया जाने लगा है। मुजफ्फरनगर में यशवीर नाम के एक मठाधीश ने जिस प्रकार से दुकानों पर छापामारी की, लोगों का धर्म जानने की कोशिश की और बहुत कुछ ऐसा किया जो कानून सम्मत नहीं है, वहीं पर ये मुद्दा भी खुलकर सामने आता है कि आखिर वे कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपना धर्म छिपाकर किसी दूसरे धर्म का होना स्वीकार करता है। इस प्रकरण पर भी हम अगली कड़ी में आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आज का मुख्य मुद्दा है इस देश को जाति, धर्म और संप्रदाय के सांपों के बीच में कौन धकेल रहा है, क्यों धकेल रहा है और उनकी मंशा क्या है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आते हैं जनगणना के मुद्दे पर। जैसे जैसे कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जाति प्रमुख होती जा रही है। जाति का मुद्दा बहुत खास मुद्दा हो गया है। स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, ये मुद्दा न देश के विकास के लिए है, न जातियों के विकास के लिए है और न ही ये मुद्दा आम आदमी के विकास के लिए है। इस मुद्दे का एक ही लबोलुबाब, एक ही उद्देश्य है और वो है किसी भी तरीके से अपने वोट बैंक को बढ़ावा देना, किसी भी तरीके से सत्ता में आना या फिर जो सत्ता में डटे हुए हैं उन्हें सत्ता से निकालकर अपनी सत्ता लेकर के आना। आइए एक बार फिर से आपको लौटाकर ले चलता हूं मैं जनगणना की ओर। बिहार में पिछले दिनों जातिगत आधार पर जनगणना का कार्य किया गया। सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार ने जिद के चलते हुए या कहिए अपने वादे के मुताबिक जातिगत जनगणना करा करके ही चैन लिया और इस जातिगत जनगणना के आधार पर जो आंकड़े उभर करके सामने आए हैं वे आंख खोल देने वाले हैं। यदि इन आंकड़ों पर यकीन किया जाए तो बिहार में लगभग 27.2% लोग पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, 36.01% लोग अति पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। सामान्य लोगों की संख्या इन आंकड़ों में केवल 15.52% बताई गई है, जबकि अनुसूचित जाति 19% एवं अनुसूचित जनजाति 1.68% बताई गई है। इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि बिहार में 27 और 36 को यदि जोड़ें तो लगभग 63% लोग पिछड़ा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इसी प्रकार से यदि इनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लगभग 20 से 21% लोगों को भी जोड़ लिया जाए तब ये संख्या बढ़कर हो जाती है 83 से 84%। और देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है संवैधानिक रूप से केंद्रीय स्तर पर, वो ये है कि आप किसी भी हालत में आरक्षण को 50% से अधिक नहीं कर सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने भी पिछले दिनों इस आरक्षण की पद्धति में थोड़ा सा परिवर्तन किया। यदि हम केंद्र सरकार की आरक्षण पद्धति की ओर ध्यान दें तो हम जानते हैं कि देश में इस समय लगभग 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जा रहा है, 15% के आसपास एससी को, 7.5% अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें 10% का आर्थिक आरक्षण भी जोड़ दिया गया है और यदि इन सारे आरक्षण के प्रतिशतों को आपस में जोड़ा जाए तो यह प्रतिशत जाकर रुकता है 59.60%, 59.5%, यानी लगभग 60% ये आरक्षण हो जाता है। इन आरक्षणों को लेकर सवर्ण वर्ग की चिंताएं भी उभर कर सामने आती हैं। सवर्ण वर्ग
जिसका ये मानना है कि नौकरी कैसी भी हो, सरकारी हो या निजी, प्राइवेट हो, अर्ध सरकारी हो या किसी भी प्रकार की नौकरी हो, उसमें एकमात्र मानदंड होना चाहिए योग्यता का, ना कि जाति उसमें प्रमुख होनी चाहिए। दूसरा मानदंड हो सकता है आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि योग्य व्यक्तियों को ही अधिक से अधिक सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां प्राप्त हो सके। वहीं विपक्षी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का साफ मत है कि जिस वर्ग को सदियों तक लूटा गया हो, दबाया गया हो, जिसका दमन किया गया हो, जिसकी प्रगति का हिस्सा उच्च वर्ग के लोग निगल गए हों केवल 70-80 वर्षों में, वह कैसे इनसे मुकाबला कर सकता है? उसकी योग्यता कैसे इनके बराबर हो सकती है? और यदि ऐसा है तो फिर उसको कभी भी सरकारी नौकरियों में उचित स्थान नहीं मिल पाएगा। न केवल नौकरियों में, बल्कि संसद में भी उसके प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा पाएंगे। विधानसभा सीटों के आरक्षण में भी उसको नुकसान होगा। और ये दो गुट, ये दो वर्ग अपने अपने दावों को लेकर अक्सर भिड़ते रहे हैं, झगड़ते रहे हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहने वाला है। अगर हम जनगणना की दृष्टि से देखें तो भारत में 18वीं शताब्दी में सन 1800 में पहली जनगणना की गई। उसके बाद हम आज़ाद भारत की ओर आते हैं तो 1951 में पहली जनगणना हुई। इससे पहले 1931 की जनगणना में जाति को शामिल किया गया था। 1941 की जनगणना में जाति से संबंधित कोई भी आंकड़ा एकत्र नहीं किया गया। 1951 में जातिगत आंकड़े और आर्थिक आंकड़े इकट्ठे तो किए गए, सामाजिक और आर्थिक आधार पर आंकड़े तो इकट्ठे किए गए, लेकिन उनको प्रकाशित नहीं किया गया, उनको सार्वजनिक नहीं किया गया। तब से लेकर अब तक जब जब जनगणना होती रही है, आपको ज्ञात होगा कि हर 10 साल बाद जनगणना कराए जाने का प्रावधान है। लेकिन 2021 में कोरोना की स्थिति के चलते हुए जनगणना करना संभव नहीं हो पाया। तब इसकी क्षतिपूर्ति के लिए, इस घाटे को पूरा करने के लिए 2026 से ये जनगणना 2 दौर में शुरू हो जाएगी। पहाड़ी राज्य जिनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्य हैं, जहां पर बर्फबारी होती रहती है, वहां पर अक्टूबर 2026 से जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा और बाकी सब राज्यों में ये जनगणना 2027 के मार्च के महीने से शुरू कर दी जाएगी। यानी इस बार की जनगणना में जातिगत आंकड़े भी निकाल कर लाए जाएंगे। यदि 1911 की जनगणना के ऊपर हम थोड़ा यकीन करें या 1911 की जनगणना के आंकड़ों पर एक नज़र दौड़ाएं तो यहाँ हमें पता चलता है कि तब के 140 करोड़ भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार भी आज लगभग 146 करोड़ हो चुके हैं, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है। और तब के आंकड़ों के अनुसार देश में उस समय लगभग 79%, 80% के आसपास 79.8% हिंदू रहे तो 14.2% मुसलमान रहे हैं। सिखों का प्रतिशत लगभग 1.7% रहा तो ईसाई लगभग 2.3% यहाँ पर रहे और बाकी में जैन एवं पारसी धर्म के लोग पाए गए। यानी हम आंकड़ों पर यकीन करें तो आज के आंकड़ों के अनुसार ये मात्र एक अनुमान ही कहा जा सकता है, क्योंकि सटीक आंकड़े तो तभी आएंगे जब जनगणना का कार्य पूरा हो जाएगा और आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो 146 करोड़ के भारतीयों में लगभग 120 करोड़ हिंदू होते हैं, करीब करीब 19 से 20 करोड़ मुसलमान होते हैं और बाकी 6 करोड़ में सिख, जैन, पारसी एवं ईसाइयों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। यहाँ केवल आंकड़े नहीं बोलते, आखिर जाति को शामिल करने की बात आई ही क्यों? उसके पीछे जातिगत आंकड़ा चाहने वाले लोग और दल मुख्य रूप से इसके जो कारण गिनाते हैं, उनमें कारण ये है कि जब सरकार के पास सटीक आंकड़े होंगे तो अधिक सटीक योजनाएं तैयार की जा सकेंगी, जिससे अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जातिगत आधार की जनगणना को आधार मानते हुए एक संतुलित विकास का फ्रेमवर्क तैयार होगा। लोकसभा एवं विधानसभाओं के क्षेत्रों का भी पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा और वहाँ पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी
उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है और उसमें आरक्षित सीटों की संख्या में भी निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। कमोबेश यही स्थिति विधानसभा एवं पंचायत चुनाव के दौरान भी अपनाई जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना से एक सटीक आंकड़ों की प्राप्ति से विकास की कहीं ज़्यादा सटीक योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक महाप्रश्न जो यहाँ पर खड़ा होता है, जातिगत आधार पर जब इस देश में आरक्षण दिया जा रहा है, जब वो आंकड़े सामने आएंगे तो एक आपसी वर्ग संघर्ष का माहौल तैयार हो जाएगा। ऐसी इस बात की आशंकाएं केवल मैं नहीं बल्कि बड़े बड़े धुरंधर और विश्लेषक भी इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं। बिहार ने आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 65% कर दिया। वहाँ पर भी इसका विरोध भी हुआ। हालांकि न्यायालय ने उसकी सरकारी आंकड़ों को न झुठलाया है और न ही सरकार को ऐसा करने से रोका है। हालांकि ये मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है, यानी क्या निर्णय होता है नहीं कहा जा सकता है। और इससे भी बढ़कर हम देखेंगे, यदि इस प्रकार से जातिगत आंकड़े बाहर आते हैं और एक वर्ग संघर्ष खड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आर्थिक विकास है, जो सामाजिक समरसता है, जो विभिन्न वर्गों के बीच में सौहार्द है, अपनी अपनी हिस्सेदारी और अपनी अपनी भागीदारी की बात को लेकर ये लोग आपस में लड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? क्या जातिगत गणना नहीं होनी चाहिए? क्या जातिगत जनगणना के बगैर समुचित विकास किया जाना संभव नहीं है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या अभी तक जिस देश ने 78 स्वाधीनता दिवस मना लिए हैं, वहाँ का विकास जातिगत जनगणना के अभाव में अभी तक अटका हुआ है? और यदि जातिगत जनगणना नहीं होती है तो फिर पिछड़ी हुई जातियों के विकास के लिए क्या मानक होना चाहिए? SC और ST यानी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के विकास का क्या पैमाना होना चाहिए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न, ऐसे बहुत सारे सवाल लेकर ये जातिगत जनगणना 2026 में शुरू होने जा रही है। हमने रखे अपने विचार, आप हमें बताइए आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर। जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? हालांकि निर्णय हो चुका है और यदि होती है तो फिर उसके आंकड़ों का इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए? चैनल तीर तर्कस अपनी बात को विराम देना चाहेगा अपनी इस विशेष टिप्पणी के साथ कि आंकड़े इकट्ठे करिए लेकिन आंकड़ों से खेलिए मत। आंकड़ों को राजनीति का हथियार मत बनाइए। आंकड़ों को वोट बैंक में परिवर्तित करने की कुछ कोशिश मत कीजिए और आंकड़ों को राजनीति का औजार मत बनने दीजिए। यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना के आंकड़े देश के विकास को एक नया सोपान देंगे, नई ऊंचाई देंगे, नया आयाम देंगे। आज बस इतना ही। अपनी राय, अपनी टिप्पणी और अपने स्नेह से हमें नवाजते रहिए। देखते रहिए चैनल तीर तर्कस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कस।